नमस्कार। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर आज मुझे संस्कृत शिक्षा के नीतिगत विकास, विभिन्न आयोग और समितियों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर बोलने के लिए आहूत किया गया है। आज मैं संस्कृत शिक्षा का जो नीतिगत विकास है, प्रारंभिक काल से लेकर के वर्तमान तक इसकी स्थिति क्या है, क्या रही है, क्या सरकारी नीतिगत प्रयास हुए हैं, क्या होने चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम भाषा के दृष्टिकोण से संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा का मूलतः भाषाई तौर पर जो पहला उल्लेख है वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम जी हनुमान जी के द्वारा जब संदेश भेज रहे थे संस्कृत माध्यम में, तब हनुमान जी के द्वारा कहा गया कथन कि यदि मैं संस्कृत में बातचीत करके अपने मंतव्य को प्रकट करूंगा वहाँ पर, तो जो सीता माता हैं मुझे रावण समझते हुए और रावण का ही वेश धारण करके मैं वानर रूप में यहाँ पर आ गया हूँ इत्यादि समझ करके मुझे रावण ही समझेगी। तो वहाँ पर पहली बार भाषाई रूप से पहला उल्लेख मिलता है, जिसमें ये कहा गया यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। तो भाषाई दृष्टिकोण से उल्लेख बहुत प्राचीन समय से ही मिला है। वैदिक काल में भी आपने देखा, वैदिक काल में भी जो संस्कृत भाषा थी आपसी बोलचाल की भाषा थी। तत्काल व्यवस्था में यदि शिक्षण की बात करें, संस्कृत अध्ययन अध्यापन की बात करें, तो जो गुरुकुल पद्धति थी, जो पाठशाला सिस्टम था, विभिन्न आश्रमों के अंदर, विभिन्न मठों के अंदर, विभिन्न गुरुकुलों के अंदर शिक्षण हुआ करता था, जिसमें जैसे कि आपको पता ही है वेद हैं, वेदांग हैं, पुराण इतिहास है, सारे के सारे जो जितने भी विषय हैं वो पाठ्य सामग्री के रूप में हुआ करते थे। तत्कालीन व्यवस्था में जो संस्कृत शिक्षा है, शिक्षा का पर्याय था और उसके अलावा कोई दूसरी शिक्षा थी ही नहीं। तत्काल उसके बाद यदि हम बात करें उपनिषद काल की या सूत्र काल की बात करें, तो उस व्यवस्था के अंदर भी जो टोल विद्यालय थे, जिसे विशेष तौर पर नाडिया के टोल हों, वाराणसी के टोल हों, वहाँ पर जो संस्कृत शिक्षा का जो स्तर है उन्नत स्थिति के अंदर था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम विषय की ओर विषय को लेकर के आगे आए, क्रमिक तौर पर यदि हम चर्चा करें मौर्य काल के अंदर, मौर्य काल में भी थोड़ा संस्कृत का ठीक ठाक विकास था, लेकिन गुप्त काल के अंदर जाकर के तो संस्कृत साहित्य एक लंबे साहित्य के रूप में लिखा गया। उससे पहले जैसे कि आप पता ही है तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे ओदांतापुरी हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे मिथिला हो, इत्यादि विभिन्न संस्कृत शिक्षा के विभिन्न केंद्र थे, विभिन्न केंद्र रहे हैं और वहाँ पर संस्कृत एक उन्नत स्तर को प्राप्त हो रही थी। संस्कृत शिक्षा की स्थिति कंटिन्यूस सही चल रही थी। लेकिन मध्यकाल में आते आते, जैसे ही आपको पता है मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर के यदि हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु तक, संस्कृत भाषा अवनति को प्राप्त हुई और उसका जो विकास होना चाहिए था बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजों के आगमन के बाद जब हम बात करें, पाश्चात्य और प्राच्य विवाद उत्पन्न हो गया। प्राच्य वाले ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति अर्थात जो भारतीय संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है उसको भारतीय पद्धति के माध्यम से देना चाहिए, जबकि पाश्चात्यवादी ये कह रहे थे कि जो विदेशी ज्ञान है अर्थात जो यूरोपीय ज्ञान है उसको आपको भारतीयों को देना है। तो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था। लॉर्ड मेकाले तो संस्कृत साहित्य को न बराबर मानता था। उधर से जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों में से काफ़ी अच्छे जैसे जोनाथन डंकन ने 1791 के अंदर ही बनारस के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी थी। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चलता रहा। अंग्रेजों के टाइम में भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के विभिन्न प्रयास चलते रहे। विभिन्न प्रयासों के दौरान भी विभिन्न हमारे जो स्वतंत्रता सैनिक हैं वो भी संस्कृत से जुड़े रहे, अपने बातों के माध्यम से संप्रेषण के तौर तरीके भी काम वहाँ पर आते रहे। लेकिन मौलिक तौर पर जब आवश्यकता की बात हुई तो बात आती है स्वतंत्रता के बाद संस्कृत शिक्षा को लेकर के क्या सरकारी प्रयास पर्याप्त किए गए, कौन कौन से प्रयास किए गए। शिक्षा को लेकर के कोई भी आयोग गठित हुआ, कोई भी कमीशन गठित हुआ हो, कोई भी समिति गठित हुई हो, सभी समितियों ने संस्कृत शिक्षा को लेकर के या फिर भारतीय संस्कृति के ज्ञान को लेकर के कुछ न कुछ अपना सुझाव अवश्य तौर पर दिया है। यदि हम इस बात को क्रमिक तौर पर लेकर के चलें,
स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के जस्ट बाद हम जब बात करें, सबसे पहले हमारा जो आयोग आता है राधाकृष्णन आयोग, एस राधाकृष्णन आयोग। वास्तव में वो देखा जाए तो विश्वविद्यालयों के लिए था, लेकिन उसमें भी ये बात कही गई कि स्कूल एजुकेशन के सिस्टम तक या फिर हम बात करें विद्यालयों के स्तर तक जो संस्कृत है उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए। 9वीं 10वीं के अंदर शास्त्रीय भाषा के रूप में पढ़ें। अंग्रेजी के स्थान पर उच्च शिक्षा के अंदर भी कोई भारतीय भाषा हो तो एक प्रच्छन्न तौर पर, छिपे हुए तौर पर संस्कृत भाषा का पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया कि भारतीय भाषाओं के अंदर संस्कृत भाषा को रखना ही होगा अध्ययन के दृष्टिकोण से भी। स्नातक स्तर की बात करें तो स्नातक स्तर को लेकर के भी इस कमीशन ने यह कहा कि वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक के अंदर भी संस्कृत अवश्य तौर पर होना चाहिए। 1948-49 के अंदर ये जो कमीशन था इसने संस्कृत को लेकर के एक बात कही, संस्कृत की स्थापना को लेकर के ये बात कही है। इसी दौरान जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ, संविधान के प्रारंभ में जैसे कि आपको पता है 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उनमें से जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, उन 14 भाषाओं के अंदर संस्कृत भाषा को समाहित किया गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंदर इस विषय को रख लिया गया। वास्तव में ये जो लड़ाई है आधुनिक भारतीय भाषा या फिर शास्त्रीय भाषा, इसको लेकर के प्रारंभ हो जाती है। शास्त्रीय भाषा उस दृष्टिकोण से मानी जाती है जिसमें यह कहा गया कि हमारा जो पूरा संस्कृत साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो संस्कृत में समाहित है। इस दृष्टिकोण से तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया। और हम यदि ये कहें कि संस्कृत विभिन्न भारतीय भाषाओं की जननी है, वर्तमान में कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोपयुक्त भाषा माना जाता है, हमारा ज्ञान सार्वभौमिक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से जो संस्कृत भाषा है वो आधुनिक भाषा है। न केवल आधुनिक भाषा है बल्कि आधुनिकतम भाषा है। ये निरंतर प्रगति को प्राप्त हो रही है। निरंतर तथ्य, निरंतर तत्व आज भी संसार में काम आने योग्य हैं। तो जब बात आती है संविधान के उपरांत हम चर्चा करें, संविधान के उपरांत जैसे ही हमारे पास मुदालियर आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, उसने भी संस्कृत शिक्षा को लेकर के द्विभाषा सूत्र का विकल्प दिया कि द्विभाषा सूत्र के अंदर यहाँ पर एक तो हिंदी रखनी है, एक दूसरी जो भारतीय भाषा रखें, आधुनिक भारतीय भाषा, उसके अंदर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को जो मिक्स कर रहे हैं उसी के साथ संस्कृत को पढ़ाया जाना चाहिए। मुदालियर आयोग जो कि आपको पता है 1952-53 की बातें हैं, उसके अंदर ये बात संस्कृत शिक्षा को लेकर के कह दी गई। विशेष तौर पर यहाँ पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाएं और दूसरी भाषा के रूप में वहाँ पर संस्कृत को महत्व दिया जाना चाहिए। यद्यपि दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर वो अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी भाषा को पढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि संस्कृत भाषा वो स्तर को प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर संस्कृत को लेकर के काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया। लेकिन संस्कृत शिक्षा को लेकर के, संस्कृत शिक्षा के दृष्टिकोण से अलग से जो आयोग गठित हुए, वर्तमान काल तक 2 संस्कृत आयोगों का गठन हो चुका है। पहला संस्कृत आयोग 1956 के अंदर गठित हुआ। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो कि तत्काल उस समय पश्चिमी बंगाल विधान परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक आयोग का गठन हुआ जिसमें कुल मिलाकर के 9 सदस्य थे। संस्कृत शिक्षा को लेकर के ये पहली बार अलग से आयोग का गठन हुआ जिसका उद्देश्य केवल और केवल संस्कृत शिक्षा के बारे में ही रिकमेंडेशंस या प्रतिवेदन देना था। यहां पर इन्होंने जो मुदालियर आयोग का द्विभाषा सूत्र था उसको इन्होंने संशोधित कर दिया और पाठ्यक्रम में संस्कृत को एक सम्मानजनक, समुचित और महत्वपूर्ण स्थान देने की बात इन्होंने की। जब बात आती है संस्कृत आयोग की, संस्कृत आयोग ने यह कहा कि संस्कृत के विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय हों, विभिन्न संस्थान हों जो संस्कृत शिक्षा को लेकर के विभिन्न बातें करें, विभिन्न विषयों को कोऑर्डिनेट करें और सभी विद्यार्थियों को वहाँ पर जोड़ करके अध्यापन का कार्य करें। इसी की अनुशंसा के आधार पर जो जोनाथन डंकन का द्वारा स्थापित जो संस्कृत कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। वाराणसी के अंदर जो संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा उसको मिला। इसी क्रम के अंदर यदि हम बात करें संस्कृत शिक्षा को लेकर के, यहाँ पर विद्यालयों के अंदर तो संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य कर ही दिया। उच्च स्तरीय कक्षाओं के अंदर भी
संस्कृत भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत करने की बात हमारे संस्कृत आयोग ने कही। ये पहला संस्कृत आयोग था। इसके उपरांत जो हमारा संस्कृत आयोग है वो दूसरा संस्कृत आयोग सन 2014 में गठित हुआ। उससे पहले मैं कुछ विशेष बातें और बताना चाहूँगा, जैसे कि 1964 से लेकर के 66 के बीच में शिक्षा आयोग का जो कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध रहा है, उसने भी संस्कृत भाषा को वैकल्पिक मानने की बात कही, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहे। और साथ में यहाँ पर वैकल्पिक विषय की बात तो कर दी, लेकिन जो मैं बात कर रहा था संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा और आधुनिक भाषा के रूप में मानने की, उसमें कोठारी आयोग ने संस्कृत भाषा के साथ एक प्राचीन शब्द जोड़ दिया। प्राचीन शब्द को जोड़ करके जो त्रिभाषा सूत्र की बात चल रही थी, उस त्रिभाषा सूत्र से बाहर करने का थोड़ा सा एक कटु कार्य यहां पर हो गया कोठारी आयोग के द्वारा। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की, द्वितीय आयोग की हम चर्चा आगे करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, जैसे कि आपको पता है, पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति 2020 के अंदर हमारी आई है। पहली शिक्षा नीति के अंदर संस्कृत को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिया। संस्कृत को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर एक इंडोलॉजी नाम का एक अलग से सब्जेक्ट इन्होंने प्रारंभ किया, जिसके अंदर भारतीय इतिहास के साथ साथ जो संस्कृत है, हमारी संस्कृति सभ्यता के ज्ञान के माध्यम से वहाँ पर संस्कृत को रखने की बात की गई और विभिन्न जो संस्कृत भाषाएं थी, पाली, प्राकृत इत्यादि, उनके साथ सह संबंध की बात यहाँ पर की गई। लेकिन 1986 के अंदर जो शिक्षा नीति, जिसको कि 1992 में संशोधित किया गया, उसके माध्यम से एक नई शिक्षण व्यवस्था हमारे सामने आई, 10+2+3 वाली। उस व्यवस्था के अंदर कक्षा 10 तक संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया और यद्यपि और भाषाओं को भी दर्जा दिया गया, लेकिन जब तक संस्कृत के अध्यापक हैं और उर्दू, सिंधी इत्यादि के अध्यापकों की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक संस्कृत को ही तृतीय भाषा के रूप में रखा जाएगा। ऐसा अभिमत हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति अर्थात 1986 यथा संशोधित 1992 उस नीति के द्वारा ये बात कही गई। लेकिन इसी के अंदर केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री समिति थी, उसने क्लासिकल शब्द जोड़ दिया संस्कृत के साथ। जब क्लासिकल शब्द जोड़ दिया तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो समुदाय था उससे संस्कृत को दूर कर दिया गया है। क्रमिक तौर पर हम चलें, 1989 के अंदर संतोष बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद संस्कृत को ये कह दिया गया कि ये पंडितों की भाषा है, एक धर्म विशेष के साथ जुड़ी हुई है, एक समूह विशेष के साथ जुड़ी हुई है जो अपने स्वार्थ के लिए इसको यूज कर रहा है इत्यादि रूप में। उस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संस्कृत एक पंथ निरपेक्ष भाषा है, किसी धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारे सभी धर्मों की भाषा है, हमारी मौलिक सभ्यता की भाषा है, हमारी मौलिक संस्कृति की भाषा है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना, किसी पंथ के साथ जोड़ना, किसी वर्ग विशेष के साथ जोड़ना उचित नहीं है। इसलिए संस्कृत के विकास के लिए सरकार को विभिन्न प्रयास करने चाहिए। लेकिन जब बात आती है क्रमिक तौर पर ये विकास चलता रहा, विभिन्न आयोग गठित होते रहे, विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यचर्या कमेटीज़ हैं वो बनती रही और संस्कृत को कभी कम कभी ज़्यादा स्थान मिलता रहा। इसी क्रम में हम बात करें यूपीए गवर्नमेंट सेकंड के द्वारा जनवरी 2014 के अंदर दूसरा संस्कृत आयोग घटित हुआ प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी की अध्यक्षता में, जिसके अंदर राजस्थान से देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी भी सदस्य थे। इस आयोग ने संस्कृत को लेकर के काफ़ी कुछ डिस्कस किया, काफ़ी कुछ आपस में विचार विमर्श किया और विभिन्न तरह के जो सुझाव थे उन्होंने इस आयोग का जो प्रतिवेदन हमारे सामने आया उसमें रखा। यद्यपि इस आयोग को समय 1 साल का दिया गया था, आयोग समय के ऊपर अपना प्रतिवेदन नहीं दे पाया। इस कारण से तत्काल उसी समय सरकार परिवर्तित होने के बाद इस आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी या इनका प्रतिवेदन था उसको एक तरह से स्वीकार ही नहीं किया गया और स्वयं का अलग से आयोग गठित कर दिया गया। यदि हम बात करें द्वितीय संस्कृत आयोग की,
जो 2014 में गठित हुआ, 2015 में उसने रिपोर्ट दी और उन रिपोर्ट्स में सबसे पहले बात इन्होंने संस्कृत को एक तरह से अनिवार्य भाषा, अब त्रिभाषा से आगामी स्टेज आ गई है चतुर्भाषा सूत्र, मतलब संस्कृत को भी अनिवार्य भाषा के रूप में कर दिया, जिसमें अंग्रेजी हिंदी तो है ही है, एक आधुनिक भारतीय भाषा रख दिए और साथ में संस्कृत, चतुर्भाषा का कॉन्सेप्ट आ गया। चतुर्भाषा के कॉन्सेप्ट के अंदर अब संस्कृत अनिवार्य हो गई, अनिवार्य हो जानी चाहिए थी। 6 से 10 के अंदर तो 100% अनिवार्य हो, और जैसे विभिन्न प्रकार के IITs हैं उसी प्रकार से संस्कृत के IIT हो, संस्कृत के लिए अलग से दूरदर्शन केंद्र हो, संस्कृत के लिए अलग से आकाशवाणी केंद्र हो, जिनसे नियमित रूप से संस्कृत के कार्यक्रमों का प्रसारण हो, प्रकाशन हो। ये विभिन्न अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। पृथकतया टीवी चैनल्स तक की बात की गई संस्कृत शिक्षा को लेकर के, लेकिन जो भी कारण रहे इनके प्रतिवेदन को साइड में कर दिया गया और तत्कालीन NDA सरकार के द्वारा पहला एक तरह से अलग से कमेटी रोड मैप सुझाने के लिए N गोपालास्वामी कमेटी का गठन अक्टूबर 2015 के अंदर कर दिया गया, जिसको लेकर के अपना अभिमत राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह रखा गया। N गोपालास्वामी कमेटी ने वही, जैसे कि द्वितीय संस्कृत आयोग में 13 सदस्य थे, N गोपालास्वामी कमेटी के अंदर भी 13 सदस्य थे। N गोपालास्वामी तत्काल राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के कुलपति थे, पूर्व आपको पता ही है पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। उन्होंने 13 विद्वानों से, जिनमें राजस्थान के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उनके पूर्व कुलपति जी प्रोफेसर रामानुज देवनाथन जी भी उस कमेटी में शामिल थे। इन सब ने विचार विमर्श करके संस्कृत के लिए एक रोड मैप हमारे सामने लेकर के आए और संस्कृत के विकास कैसे कैसे किया जा सकता है इसको लेकर के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आया, वो आया अंतः अनुशासनात्मक सुझाव। अब पहले क्या था या वर्तमान में चल रही व्यवस्था वो क्या है कि संस्कृत का विद्यार्थी मैथ के साथ नहीं रख सकता, साइंस के साथ संस्कृत नहीं ले सकता। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि संस्कृत विषय को मैथ के साथ भी रखा जा सकता है, साइंस के साथ भी रखा जा सकता है, मतलब अंतः अनुशासन की बात स्टार्ट हुई। संस्कृत को पढ़ाने के लिए यहां पर विभिन्न जितने भी विद्यालय शिक्षा के जितने भी सेंटर हैं उनके अंदर संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम से अनिवार्य रूप से करने की बात कह दी गई। इकलेक्टिक मेथड या हम कहते हैं जिसको समवायी विधि, संयुक्त विधि से पढ़ाने की बात कह दी गई। आधुनिक जितनी भी विधियां हैं उन विधियों को समाहित करके संस्कृत को पढ़ाने की या संस्कृत के अध्यापन की बात कह दी गई। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर जो N गोपालास्वामी कमेटी, क्योंकि संस्कृत शिक्षा को लेकर के इस कमेटी के बाद में कोई विशेष कमेटी का गठन नहीं हुआ, उसने जो अष्टादशी कॉन्सेप्ट दिया। अष्टादशी कॉन्सेप्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसमें कुल मिलाकर के संस्कृत शिक्षा के विकास को लेकर के 18 योजनाएं दी गई। 18 योजनाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। संस्कृत के अनुवाद की बात आती है, संस्कृत के पुस्तकों के मेले की बात आती है, प्रदर्शनियों की बात आती है, टीचर्स को जितनी भी ट्रेनिंग देने की बात आती है पूरी तरह से, और वहाँ पर विभिन्न संभाषण शिविरों की बात आती है, बातचीत के माध्यम से संस्कृत को सिखाने की बात आती है, विभिन्न पांडुलिपियों के संरक्षण की बात आती है, विभिन्न मौलिक ग्रंथों को आगे लाने की बात आती है, उनका अनुवाद करने की बात होती है, समाज तक पहुँचाने की बात होती है। विभिन्न प्रकार के साथ में आधुनिक विषय जैसे आयुर्वेद के ऊपर प्रबल जोर दिया, योगा को जोड़ने की बात की गई, मैथमेटिक्स हो, खगोल शास्त्र हो, सबके साथ संस्कृत को जोड़ने की बात यहां पर जो हमारी N गोपालास्वामी कमेटी थी उसके अंदर ये बात की गई। इस कमेटी के अंदर जो भी बातें आई उन बातों को जो हमारी अंतिम शिक्षा नीति है, अभी तक जो लेटेस्ट शिक्षा नीति आई 2020 की जो शिक्षा नीति है, उस 2020 की शिक्षा नीति के अंदर इनके विषयों को, इनके सुझावों को रखा गया और इनको यथा संभव जो स्थान है वो देने की कोशिश यहाँ पर की गई। शिक्षा नीति का प्रकाशन होने से पूर्व ही संस्कृत शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम आया। 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को उन्होंने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया। तो यह संस्कृत शिक्षा के विकास में एक अच्छा प्रयास था। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अब अंत में हम चर्चा कर लेते हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से 2020 की जो शिक्षा नीति थी
उसने जो एन गोपाला स्वामी कमेटी की जो बात थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अंतः अनुशासन की बात जो की जा रही थी, अब यहां पर कहा गया कि संस्कृत का जो ज्ञान है वो तो अथाह है। ग्रीक लैटिन का जो ज्ञान, सब विषयों के ज्ञान को जोड़ दिया जाए, संस्कृत के ज्ञान को एक तरफ रख दिया जाए तो संस्कृत का ज्ञान ही बड़ा है, उससे बेहतर है, उससे श्रेष्ठ है। तो फिर यहां पर जब बात आती है शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के विकास को लेकर के, तो यहां पर कहा गया कि संस्कृत अब इंटरडिसिप्लिनरी हो जाना चाहिए, अब हर कोई संस्कृत पढ़ सके। यहां पर मतलब जो संस्कृत को पढ़ाने की बात आई, विभिन्न प्रकार के आईआईटी, विभिन्न प्रकार के जो केंद्र हैं वो तो स्थापित हुई हों, साथ में संस्कृत का जो अध्यापन है सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से हो। एसटीएस थ्योरी, संस्कृत थ्यो संस्कृत, मतलब संस्कृत का अध्यापन संस्कृत के माध्यम से होना है। और विशेष तौर पर एक बहुत आश्चर्यजनक बात इन्होंने कही कि प्रारंभिक स्तर और मिडिल स्कूल तक जो संस्कृत भाषा की जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में होनी चाहिए, सरल और मानक संस्कृत में होनी चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में यदि संस्कृत को अच्छे से अपने कवर में कर लेता है विद्यार्थी तो आगे कोई दिक्कत उसको नहीं होती। तो संस्कृत शिक्षा को लेकर के विभिन्न प्रकार के संस्थानों के सुझाव इत्यादि यहाँ पर आए और विभिन्न अनुशासनों को समाहित करने की बात की गई। संस्कृत शिक्षा को लेकर के स्वतंत्रता के बाद ही ये जितने भी प्रयास किए गए, लेकिन वास्तव में जो प्रयास होने चाहिए थे वो अभी तक उस स्थिति के अंदर नहीं पहुंचे हैं। यदि संस्कृत शिक्षा की बात की जाए, अभी भी विभिन्न प्रकार के जो सुझाव हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, उनको सरकार के द्वारा मानना अभी लंबित है। उन सबको मान करके संस्कृत शिक्षा का विकास किया जा सकता है। संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए इनके विभिन्न समितियों से जो मिला प्रतिवेदन सरकार अवश्य रूप से स्वीकार करे और संस्कृत के विकास के अंदर अपना योगदान दें, ताकि संस्कृत को विद्यार्थी मिल सकें, संस्कृत को पाठक मिल सकें, संस्कृत को श्रोता मिल सकें और संस्कृत भाषा को एक विकसित स्तर पर हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।